नियोस्टिग्मीन नियोस्टिग्मीन इज एंटीकोलिन एस्ट्रेज। अब जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था जो कि एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन कराता था इनटू एसीटेट एंड कोलिन, ये उस एंजाइम को ब्लॉक करेगी। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो नर्व टर्मिनल होता है उसके एंड पे एसिटाइल कोलिन जो होगी रिलीज होगी। ये एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करती है और मास्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स एन सब एन और एन सब एम हो सकते हैं। मास्कुरेनिक में M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, M3 हो सकता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है थोड़ी सी बच जाती है साइनेप्स में, इस एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू एसीटेट एंड कोलिन। और जो एंजाइम साइनेप्स में इस एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करवाता है उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। अब जो नियोस्टिग्मीन है वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से इस एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और इस एसिटाइल कोलिन के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन जो होगी वो एक्यूमुलेट होती जाएगी साइनेप्स पे और ये ज़्यादा से ज़्यादा निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती रहेगी। तो इसकी वजह से कुछ हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसे हम कहें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसमें पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले इसके इफेक्ट्स होंगे। उसमें सिक्रीशंस जितनी भी हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस, स्वेट सिक्रीशंस, ये सारी जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस ये इंक्रीज होंगी। उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होगा बिकॉज ये भी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। उसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, जितने ब्रोंकाई होंगे वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। और क्या होगा इसमें, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर फैसिकुलेशन होगी और ट्विचिंग होगी। इसके अलावा जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था, ठीक है, जिसने एसिटाइल कोलिन को बाइंड करना था, उसके ऊपर अब इस नियोस्टिग्मीन ने आकर इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो अब इससे बाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, और इस एसिटाइल कोलिन ने ब्रेक डाउन होना था एसीटेट में और कोलिन में, तो ये अब इसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना शुरू हो गया है। अब इस नियोस्टिग्मीन ने किया क्या है, इसने रिवर्सिबल इनहिबिशन की है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ने बाइंड नहीं किया और जो एक्शन है वो सारा पोटेंशिएट हुआ है। अब ये जो नियोस्टिग्मीन था वो कहाँ पर बाइंड करेंगे, इट बाइंड्स टू द एस्टरेटिक एंड आयोनिक साइड्स ऑफ द एंजाइम। ये दो साइड्स के ऊपर बाइंड करेगा एंड इट कार्बोमाइलेट्स द एस्ट्रेज एंजाइम। तो ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है इसकी कार्बोमाइलेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हाफ लाइफ जो है दिस इज़ 1 आवर, और आईवी भी दे सकते हैं और बाय माउथ यानी पर ओरल भी दे सकते हैं। अगर तो हम आईवी देंगे तो जो हमारा गोल होना चाहिए इट इज़ टू रिवर्स द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, और अगर हमने मायस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट करनी है तो हम पर ओरल देंगे। नियोस्टिग्मीन इज आयनाइज्ड विद लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी, यानी इसके ऊपर आयंस होंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस आयनाइजेशन इट हैज़ पुअर पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। क्लिनिकल यूज़ देखें तो नियोस्टिग्मीन हम यूज़ कर सकते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में, और हम यूज़ कर सकते हैं नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक को रिवर्स करने के लिए। मीन टू से हमने पाइपेक्यूरेनियम, पैनक्यूरेनियम, मीटोक्यूरियन, डॉक्साक्यूरियम, रॉक्यूरेनियम, वैक्यूरेनियम, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, माइवाक्यूरियम, इनकी अगर टॉक्सिसिटी कर दिया, एडिशनल डोज दिया, तो हम नियोस्टिग्मीन को यूज़ कर सकते हैं इसके रिवर्सल के लिए। और ये किस लिए यूज़ हो सकती है, पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए। पायरिडोस्टिग्मीन is used for myasthenia gravis, while physostigmine is used to treat glaucoma. टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स, ये एजमेटिक पेशेंट्स को हम नहीं देंगे, इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड। उसके अलावा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सिक्रीशंस जो होंगी जितनी इंक्रीज़ हो जाएंगी, स्वेटिंग होगी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होगी, लैक्रीमेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवर हो सकती हैं। उसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो जितने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसके अलावा अदर सिमिलर ड्रग्स जो कि मिलती जुलती है उनमें क्या आ सकती हैं, बेथैनिकोल, मैथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्कुलिन एंड लोबुलिन। अब ये सारी जो ड्रग्स हैं दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक
एगनिस्ट। उसके अलावा जो निकोटीन, वरानिक्लिन, सक्सिनाइलकोलिन, नियोनिकोटिनॉइड्स, क्लोथायानिडीन और उसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड, ये सारी क्या हैं? दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगनिस्ट। उसके अलावा दो ड्रग्स हैं, दीज आर एसिटाइलकोलिन एंड कार्बाकोल। ये दोनों जो हैं दीज आर कॉल्ड कोलिन एस्टर्स, और ये दोनों मस्कुरिनिक और निकोटिनिक, मस्कुरिनिक और निकोटिनिक दोनों की एगनिस्ट हैं। ये तो थी सारी डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो उसमें आ जाएगी एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इज़ एन अल्कोहल एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग। उसके अलावा अगर इनडायरेक्ट में हम इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें, इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो उसमें ढेर सारे कार्बामेट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइजोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, एम्बिबोनियम, राइवास्टिग्मीन, कार्बोराइल। और इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो उसमें मैलाथायोन, पैराथायोन, मेट्रिफोनेट, डाइक्लोरोवास, एकोथायोफेट, सैरिन और टेबिन आ सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं वो हम अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। उसमें आ सकती है राइवास्टिग्मीन, गैलेंटामीन, डोनापिजिल और टैक्रीन।